थर्ड यूनिट है आपके प्रैक्टिकल अकाउंटिंग वर्कबुक का। और ये जो है उसमें आपको ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सोल प्रोप्राइटरशिप का उसको प्रिपेयर करना है आपको। ट्रायल बैलेंस क्या है? तो वो जैसे अपने यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस है। हमने बेसिक प्रिंसिपल्स तो सीखे, डेबिट एंड क्रेडिट सब। हमने ये भी देखा कि सारे डेबिट्स और सारे क्रेडिट दोनों इक्वल होने चाहिए। कि हम जो भी पोस्टिंग करते हैं लेजर से, यानी मतलब जो डेबिट और क्रेडिट से अपने पोस्टिंग करते हैं वो भी एक्यूरेट होना चाहिए, अमाउंट बराबर होनी चाहिए। अब ये जो ट्रायल बैलेंस है वो आपके लिए एक टूल यानी वो साधन है जिससे आपको पता चलता है कि डेबिट और क्रेडिट में तुमने करेक्ट अमाउंट पोस्ट की है कि नहीं। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों सही तरीके से पोस्ट किए हो तो ट्रायल बैलेंस तुम्हारा टैली हो जाएगा। नहीं तो उसमें अलग अलग तरह की एरर्स आएगी और उसको फिर आपको सुधारना पड़ेगा, मतलब उसका रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन यानी ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करना। अब ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ये आपका क्वेश्चन है पहला, जो 3 से 4 मार्क के लिए पूछ सकते हो। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग द balances or total of debit and credit of all accounts in the ledger with a view to verify the arithmetical accuracy। एरिथमेटिकल यानी आंकड़ा की, एक्यूरेसी यानी चौकसाई, ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट, यानी लेजर अकाउंट में तुमने जो भी पोस्ट किया है उसका सीधा रिजल्ट ये निकलेगा कि तुम उसको क्या करोगे, लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करोगे। अगर तुमने लेजर अकाउंट में गलती की है तो ट्रायल बैलेंस गलत आएगा। तो ट्रायल बैलेंस वेरीफाई कराता है कि लेजर पोस्टिंग बराबर हुआ है कि नहीं। तो ट्रायल बैलेंस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट इन द अकाउंटिंग प्रोसेस एज इट शोज फाइनल पोजीशन। यानी साल के आखिर में ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है। सारी पोस्टिंग खत्म हो जाए, सारी एंट्रीज खत्म हो जाए, उसके बाद में आपको उसको बनाना है। ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट, जिसमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएनएल, और उसके बाद में बैलेंस शीट बनाते हैं। The task of preparing the statements is simplified because the accountant can take the balances of all accounts from the trial balance। यानी ट्रायल बैलेंस के सारे जितने भी बैलेंस है वो अकाउंटेंट अपने पूरे लेजर में जाए बिना, यानी लेजर को तो देखेगा भी नहीं, वो सिर्फ किसको देखेगा, वो सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अकाउंट की जो फिगर्स हैं उसको देखेगा। इट मे बी नोटेड दैट ट्रायल बैलेंस इज यूजुअली प्रिपेयर्ड विद द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट, यानी जो लास्ट में बैलेंस बचता है उससे अपने ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। तो 3 ऑब्जेक्टिव है। एक तो ऊपर अपने देख चुके, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी लेजर अकाउंट की इससे पता चलती है। अगर एरर्स है कोई भी तो एरर्स को ढूंढने में आसानी रहेगी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आपके लिए बहुत सिंपल और आसान हो जाएगा। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट याद रखो, ट्रेडिंग अकाउंट अपने अलग से लिखते हैं लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है। अब यहाँ ट्रायल बैलेंस बनाना है। मैं आपको ये बताता जाऊंगा कि इसमें डेबिट क्या आएगा और क्रेडिट क्या आएगा। आपको इसको अपने बुक के अंदर पोस्टिंग करना है। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 असेट है, इसलिए डेबिट होगा। ओपनिंग स्टॉक, ये भी डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट असेट डेबिट। कैपिटल, कैपिटल एंड लायबिलिटीज में आता है मतलब क्रेडिट होगा। परचेज डेबिट। सेल्स तुम्हारा क्रेडिट। इनपुट सीजीएसटी, जितने भी इनपुट है वो सब वापस आते हैं पैसे, मतलब वो क्रेडिट होंगे। लेकिन जितने भी आउटपुट सीजीएसटी है या एसजीएसटी या तो आईजीएसटी, वो सब जीएसटी का पैसा तुम्हारा डेबिट होगा। बिजनेस प्रमोशन, ये एक्सपेंस है, डेबिट होगा। आदित्य, सप्लायर का अकाउंट यानी क्रेडिटर का अकाउंट, क्रेडिटर क्रेडिट होगा। इंद्र, कस्टमर का अकाउंट, डेबिट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी है, क्रेडिट। सैलरी, डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड, डेबिट होगा।
ड्राइंग्स की बात करें, डेबिट होगा। कमीशन रिसीव्ड, इनकम है, क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न, परचेज की उल्टी साइड, यानी क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न डेबिट। कंप्यूटर डेबिट। टेलीफोन बिल डेबिट। और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो तुम्हारा क्रेडिट होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ध्यान देना, ये आपको 100% आएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट 100% आपको इसके अंदर आएगा, देखना जरा ध्यान से। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में, टू अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन वेट कंसेप्ट ऑफ अलाइंग। वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स होता है। वैल्यू एडेड मतलब जितना तुम प्रॉफिट ऐड करते जाओगे या तो उसके अंदर वैल्यू ऐड करते जाओगे, उतना धीमे धीमे उसके अंदर वैल्यूएशन प्लस होती जाएगी उसके अंदर। जैसे कि यहाँ पे हम सी जी एस टी, एस जी एस टी, यू टी जी एस टी, आई जी एस टी की बात करें, इसमें इनपुट की टैक्स क्रेडिट मिलती है। मतलब अगर मैं गुड्स को परचेज करता हूँ, उसमें जो जीएसटी मैंने पे किया, सेल करने के टाइम पे जो जीएसटी मैं सामने वाले से रिसीव करके गवर्नमेंट को पे करूंगा, उसमें से मैंने परचेज के टाइम पे जो जीएसटी पे किया वो माइनस करना मेरे लिए पॉसिबल है यहाँ पे। आउटपुट सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैन अवेल क्रेडिट ऑफ सी जी एस टी, एस जी एस टी, यू टी जी एस टी, यू टी यानी यूनियन टेरिटरी, और आई जी एस टी चार्ज्ड बाय इनपुट सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में मशीन्स वगैरह आ जाती है। दिस क्रेडिट इज अवेलेबल एज फॉलोज। जरा ध्यान देना क्योंकि इसके ऊपर से मैं आगे का एक सम कराऊंगा तुमको अभी। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एस जी एस टी, वो सबसे पहले अपने एस जी एस टी में अप्लाई कर सकते हो, और अगर बचा तो आई जी एस टी में जाएगा। यानी अगर तुम्हारे पास एस जी एस टी में पैसा इनपुट का बचा है तो सबसे पहले एस जी एस टी में जाएगा, और अगर बचेगा और अगर आपको आई जी एस टी पे करने का हुआ तो, पे करने का हुआ तो आपको आईजीएसटी में माइनस करना मिलेगा। दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटीजीएसटी का कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ यूटीजीएसटी फर्स्ट। मतलब यूटीजीएसटी जिसका जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, पहले वो उसी में से माइनस किया जा सकता है, और अगर बचे तो आईजीएसटी, लेकिन एसजीएसटी में से नहीं। सीजीएसटी पहले सीजीएसटी में से, फिर आईजीएसटी। मतलब आपने तीनों में एक चीज कॉमन देखी कि आईजीएसटी के अंदर अपने सबकी क्रेडिट ले सकते हैं, मतलब एसजीएसटी की भी ले सकते हैं, यूटीजीएसटी की भी ले सकते हैं, और आईजीएसटी की भी। अभी आईजीएसटी तो सीधा सब में देखो आया ना। आईजीएसटी, आईजीएसटी में भी पेमेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है, सीजीएसटी में भी यूज किया जा सकता है, और एसजीएसटी में भी यूज किया जा सकता है। Input tax credit of GST compensation cess can be utilized only for payment of GST compensation cess। यानी अगर आपने compensation cess भरा है तो वो compensation cess के सामने जो आपको माइनस मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एस जी एस टी एंड यू टी जी एस टी वो कभी भी सी जी एस टी के लिए यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट सी जी एस टी का कभी भी एस जी एस टी और यू टी जी एस टी के लिए यूज नहीं किया जा सकता। Barring a few exceptions, tax credit is available for all input goods, services and capital goods used or intended to be used in the course or furtherance of business. If a person supplies durable goods, services and exempted goods, he can avail only proportionate tax credit। यानी अगर आप exempted goods, जिस goods के ऊपर जीएसटी पे नहीं करना है, तो आपने जितना जो जो गुड्स के ऊपर पे किया उसी गुड्स के हिसाब से आपको मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे सम है। वेकफिट स्टोर हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस इन इट्स जीएसटी अकाउंट। अपने देखो इनपुट जीएसटी किस किस का अवेलेबल है अपने पास। देखो ये 13 लेख आपको अवेलेबल है,
आईजीएसटी का। सीजीएसटी का आपको अवेलेबल है 6 लाख, और ये भी आपको 6 लाख अवेलेबल है। राइट। अब पेमेंट करना है आपको किस तरह से, देखें। आईजीएसटी में से सीधा आईजीएसटी, ये देखो 10 लाख है ना, उसमें से तुम 13 लाख तो माइनस नहीं कर पाओगे। अपने सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करने की, एसजीएसटी से शुरुआत करने की। बराबर। अब देखें इसको कैसे अपने यूज करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो कि इनपुट में आईजीएसटी के अंदर 13 लाख रुपए बचे हैं, और आउटपुट अपने को पे करना है खाली 10,50,000। तो हम पहले यूटिलाइज कैसे करेंगे, देखो। आउट जीएसटी कितना है, आईजीएसटी का 10,50,000। राइट। उसमें से सबसे पहले इनपुट जीएसटी, जो आईजीएसटी का जो अपने पास है, कितना, 13 लाख अपने पास जमा, इसमें से मैं 10,50,000 यूज कर लूंगा। तो अब पेबल आईजीएसटी तुम्हारा आएगा नील। आईजीएसटी खत्म हो गया। यानी पहले जिसका जीएसटी हो पहले उसमें यूटिलाइज करो, लेकिन अभी भी अपने पास 2.5 लाख रुपए बचे हुए हैं। तो अगर 2.5 लाख रुपए बचे हुए हैं, तो वो जो 2.5 लाख रुपए बचे हुए हैं वो देखे अपने, वो आपके पास सीजीएसटी, देखे ध्यान से। आप सीजीएसटी की बात करें तो सीजीएसटी के अंदर आपके पास 4 लाख रुपए आउटपुट आपको पे करना है, 4 लाख रुपए, लेकिन उसके सामने आपके पास सीजीएसटी का इनपुट कितना है, 6 लाख का इनपुट है। पर 6 लाख के इनपुट के सामने 4 लाख यूटिलाइज करेंगे, तो इसका मतलब पेएबल कितना हुआ, सीजीएसटी नील। यहाँ पे भी नील हो गया ये। और इसकी अगर बात करें आप, देखिए इसके अंदर भी सेम होगा, एसजीएसटी, यानी इसमें आपको 4 लाख पे करना है, और उसके सामने आपके पास इनपुट है एसजीएसटी का, ऑलरेडी आपके पास 6 लाख है। तो मतलब ज़्यादा इनपुट हो तो अपने जितना हो उतना यूटिलाइज करेंगे, बाकी बचा हुआ अपने कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी ये नील हो गया तुम्हारा। यानी ये तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। यानी मतलब यहाँ पे कोई भी बैलेंस किसी भी अकाउंट में बचा नहीं है, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। क्योंकि आईजीएसटी में भी जितने पे करने हैं 10,50,000, उससे ज़्यादा आगे वाले ट्रांजेक्शन में आप पे कर चुके हो 13 लाख रुपए। मतलब क्रेडिट कितना मिलेगा आपको, जितना आपने पे करना है उतना क्रेडिट मिलेगा। और इसके बाद में 4 लाख के सामने 6 लाख, बराबर, ये पेएबल हुआ। तो इसमें रिफंड आपको मिलेंगे, सबके अंदर आपको रिफंड मिल सकता है। देखो ये जो रिटर्न आता है ना, वो रिटर्न आएगा, कितना रिटर्न आएगा आपको, 2.5 लाख रुपए का इसके अंदर। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो 2 लाख रुपए, और इसके अंदर अपने बात करें 2 लाख रुपए का, ये सब रिटर्न रिफंड आएंगे। ये सब आपको ऑलरेडी पे कर चुके हो, आपको इसका पैसा मिलेगा वापस ऐसा। राइट। यूटिलाइज करने के बाद भी अगर बचता है तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा और किस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से एडजस्ट किया आपने। अब अपने पास देखो किस तरह से ये जो पेमेंट है, कौन से अकाउंट में बैलेंस आएगा वो उसी के लिए बताना है। और इसको सेट ऑफ करने के लिए एंट्रीज अपने को करनी है, तो सेट ऑफ की एंट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए जनरल एंट्रीज, जो पहली एंट्री अपने करेंगे वो सामने सामने इसको टैली करने के लिए करेंगे। देखो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट ना, अमाउंट कितना रहेगा इसके अंदर, अमाउंट रहेगा 50,000 का। सेम आपको ऐसी एंट्री इसके लिए करनी है। देखिए आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, 4 लाख आएगा।
अकाउंट। ये 10 लाख 25 हजार हम यहाँ क्रेडिट में भी लिख देते हैं। ये अपने अंदर अंदर सेट अप कर रहे हैं जो अमाउंट अपनी आउटस्टैंडिंग है उसको। राइट। सेम एंट्री पैसे ही जाएगी किसके लिए? SGST के लिए। ओके। देखिए, अब अपने पास पैसे बचे हुए हैं इसके अंदर। राइट, तो इसको रिफंड अपने को लेना है। तो रिफंड रिसीवेबल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे IGST रिफंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, फिर CGST रिफंड रिसीव अकाउंट, वो भी डेबिट, क्योंकि ये अपना डेटर हो गया, समझो। SGST रिफंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। सबके अंदर तुम्हारे पास किसके अंदर इनपुट GST में पैसे बचे हुए हैं? तो अपने यहाँ पे इनपुट IGST अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट और टू इनपुट IGST, अरे सॉरी, SGST अकाउंट, ये लिखेंगे। अभी कितने कितने पैसे सब में है? तो रिफंड इसके अंदर 2.5 लाख रुपए का मिलेगा IGST में। इसके अंदर आएगा 2 लाख रुपए का, और इसके अंदर आएगा 2 लाख रुपए का। सेम चीज अपने को यहाँ लिखनी है, 2,50,000। और ये 2 लाख, और ये आएगा आपका 2 लाख। ओके। तो आउटपुट IGST को एडजस्ट किया इनपुट के सामने, दूसरे में भी सेम, तीसरे में भी सेम। CGST SGST को अपने एडजस्ट किया, लेकिन यहाँ पे तुमने पेमेंट ज़्यादा कर दिया इनपुट के ऊपर, इसलिए हमको क्या करना है? वापस रिफंड लेना है। तो रिफंड लेने की एंट्री अपने लास्ट में की। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर अमाउंट को रिवर्स करके फाइंड आउट करना है। देखिए, मैं आपको बताऊं कैसे करना है उसके अंदर। यहाँ पे इन्होंने 10 लाख किया है, और 10,50,000 यहाँ पे आता है। यहाँ पे 13 लाख है, और यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ पे 6 लाख है। उल्टा हो गया। अब आपके पास सीधा सीधा इसके अंदर है कि आउटपुट यानी पे करना ज़्यादा है, और IGST तुमको इनपुट में कम मिल रहा है। ज़्यादा हो, बाजू वाला भी ज़्यादा हो तो एडजस्ट करें। लेकिन ये भी बहुत सिंपल सा सेम है। इसके अंदर आपको पेमेंट करने का आएगा, देखो नेट अमाउंट पेबल सबके अंदर आएगा। कोई ज़्यादा है नहीं इसके अंदर, दिक्कत तो नहीं है। नेट अमाउंट पेबल, इसके अंदर आपको 2.5 लाख पे करने पड़ेंगे। क्रेडिट एक्स्ट्रा हो तो दूसरे में यूटिलाइज करें, या तो कम पड़ रही है, इसलिए यूटिलाइज करने का तो सवाल ही नहीं, इतना सिंपल समझिए। अगर IGST में क्रेडिट के पैसे ज़्यादा हो तो तुम CGST में यूटिलाइज करोगे। यहाँ ऊपर वाले में भी सब में ज़्यादा था, लेकिन एक में ज़्यादा हो, दूसरे में कम हो तो दूसरे वाले का यूज़ करो ना। लेकिन ये तो तीनों तीन में ज़्यादा थे, इसलिए इसके अंदर सम इतना सिंपल बना के दिया है कि आपको है ना सीधा सीधा इसकी एंट्री के ऊपर फोकस करना है। देखिए, यहाँ पे आपको ये सेम एंट्री आपको करने की है। देखिए, अमाउंट इसके अंदर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे सबके अंदर आपको GST पेएबल आएगा इसके अंदर। अब इसमें आपके पास इनपुट में 10,50,000 है। ये एंट्री सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं। आप सेट ऑफ कर रहे हो, इसकी एंट्री सेम रहेगी, लेकिन जो लास्ट वाली एंट्री है ना, वो लास्ट वाली एंट्री जो अपने पास थी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब अपने पास पेमेंट करने के लिए पैसा देना पड़ेगा अपने को। कौन सा वाला ज़्यादा है? इसमें आउटपुट ज़्यादा है,
तो अगर आउटपुट ज़्यादा है तो आउटपुट जीएसटी अकाउंट, डेबिट, फिर आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, डी डेबिट, उसके सामने टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जो अमाउंट बचा जो आपको पे करना है, पहले में आपको 2.5 लाख रुपए पे करने हैं, दूसरे में आपको 2 लाख रुपए पे करने हैं, तीसरे के अंदर भी आपको 2 लाख रुपए पे करने हैं। तो अब टोटल आपका पेमेंट कितना हो जाएगा? 2 साढ़े 6 लाख रुपए का। और जब आप पेमेंट करते हो तो उसके अंदर लास्ट में इन केस अगर आपको लिखनी है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट, डेबिट टू बैंक। इतना सिंपल, समझे? 6.5 लाख इसके हम लोग को पे करने हैं। 6,50,000। अब एक बार वापस अपने दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहले में देखो, इनपुट जीएसटी ज़्यादा है, आउटपुट जीएसटी कम है। तो हम क्या करेंगे, अपने पास इनपुट ज़्यादा है तो सामने से रिफंड लेने का होगा, तो रिसीवेबल है ये सब। जो रिसीवेबल है उसकी एंट्री, पहले में रिसीवेबल 2.5 लाख, दूसरे में रिसीवेबल 2 लाख, तीसरे में रिसीवेबल 2 लाख। एडजस्ट अंदर अंदर कब करेंगे? जब किसी का जीएसटी का पेमेंट तुम्हारा कम पड़ता हो या ज़्यादा हो, और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी कम पड़ती हो, तो ये तीनों केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला दिया है। तो 10,50,000, ये 4 लाख, ये 4 लाख। अब इसमें इनपुट जीएसटी जो है वो अपने तीनों तीन के माइनस करेंगे मैक्सिमम। अब मैक्सिमम का मतलब क्या, कि अपने तो यहाँ रिफंड लेने हैं, 10,50,000 आपको पे करना है, तो इसमें से आप माइनस कितना कर पाओगे? 10,50,000। 4 लाख तो 4 लाख, 4 लाख तो 4 लाख यहाँ पे भी, लेकिन अब इसके सामने आपको रिफंड मिलेगा। तो पहले तो अपने जो पेमेंट करना है उसके सामने इनपुट जीएसटी को सेट करेंगे। तो आउटपुट आईजीएसटी के सामने इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी के सामने इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी के सामने इनपुट एसजीएसटी। इन सबको तुमने सॉर्ट आउट किया, उसके बाद में रिफंड रिसीवेबल है ये। अब रिफंड रिसीवेबल सबका सब तुम्हारे लिए, समझोगे, ये तुम्हारी असेट है एक तरह से, करंट असेट के अंदर आता है ये। तो इसलिए इन सबको अपने रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट किया। टू, अब किसके सामने तुमने रिसीवेबल को, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, इनपुट सीजीएसटी का पूरा 13 लाख का ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। देखो यहाँ 10,50,000 ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं तुम, और यहाँ पे अपने कितने करेंगे? दूसरे 2.5 लाख, तो 13 लाख टोटल क्रेडिट हो गए। सेम यहाँ 4 और 2, वापिस 6 लाख क्रेडिट, यहाँ पे भी 4 और 2, 6 लाख क्रेडिट हो गया। ये दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर उल्टा कर दिया है क्वेश्चन को। इनपुट जीएसटी कम है और आउटपुट जीएसटी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो हम जितना अपने पास अवेलेबल है पहले तो उतना तो अपने यूटिलाइज करेंगे, जितना अवेलेबल है उतना अपने यूटिलाइज करेंगे। 10.5 लाख आईजीएसटी का यूटिलाइज करेंगे, दूसरे में 4 लाख अवेलेबल है तो 4 लाख यूटिलाइज करेंगे, थर्ड में 4 लाख अवेलेबल है तो 4 लाख यूटिलाइज करेंगे। लेकिन अब तुमको जीएसटी कम पड़ रहा है इनपुट वाला, तो इसका मतलब आपको आउटपुट जीएसटी ज़्यादा है तो पे करना पड़ेगा। कितना पे करेंगे? फर्स्ट केस के अंदर 13 लाख, 10,50,000 माइनस करो, तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा 2.5 लाख रुपए। इसी तरह से 2 लाख, 2 लाख सीजीएसटी एसजीएसटी जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट 6.5 लाख, ये आपका फाइनल पेमेंट हो जाएगा। ओके। अब इसके बाद आपको एक सिंपल सा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन दिया है। देखो ये रहा आपका आउटपुट जीएसटी, दोनों साइड पे दिया है। देखो आउटपुट सी जीएसटी कितना है? 40 लाख, 40,000 सॉरी। ये आउटपुट एस जीएसटी दिया है 40,000, आउटपुट आई जीएसटी दिया है 20,000। अब यहाँ पे 34, 34 और ये 66 दिए। हम सिंपली करेंगे क्या, ये माइनस करके रिफंड रिसीवेबल लिख देंगे। क्या करेंगे, देखो इसके अंदर तुम्हारे पास 40,000 का, देखें यहाँ 40,000 आपको पे करना है। जस्ट होल्ड ऑन।
आपको 40,000 ये पे करना है, राइट। उसके सामने 34,000 आपका रिसीवेबल है, तो इसका मतलब 6,000 बाकी है। उसके बाद में ये 40,000 है, यहाँ पे 34,000, तो अभी भी 6,000 पे करने का आएगा। लेकिन आउटपुट आईजीएसटी खाली 20,000 आपको पे करना है। देखो इसको जरा मैं आपको बराबर से समझा दूँ, ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है। देखिए, अपने पास आईजीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल है 66,000 का, बराबर। और इसके बाद में सीजीएसटी, उसका क्रेडिट अवेलेबल है 34,000 का। और एसजीएसटी जो है वो आपके पास अवेलेबल है सेम 34,000 का। अब माइनस कितना करोगे इसमें से, ये इनपुट जीएसटी है, ये ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। इसमें से आपको करना ये है कि जो आईजीएसटी है उसके अंदर तो आपके पास है ओनली 20,000 पे करने के, तो इसका मतलब अभी भी 46,000 आपके पास जमा रहेंगे। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे आपके पास 40,000 है, यानी मतलब आप अभी भी -6,000। और सेम ईयर यहाँ पे भी 40,000 है, -6,000 है। तो तुम्हारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 46,000 है, तो इसमें से अपने क्या करेंगे, इसमें से अपने जो 6,000 है वो दोनों के माइनस करेंगे। तो ये अब बच गया तुम्हारा 34,000, थिंक सो, यस, 34,000। और ये दोनों क्या हो गए तुम्हारे, नील हो गए। वापिस एक बार देख लो, 66,000 क्रेडिट है आपके पास, या 34,000 या 34,000। इसमें आपको पे करना है 20,000, इसमें आपको पे करना है 40,000, इसमें 40,000, इसमें ज़्यादा पे करने हैं। तो आगे मैं आपको समझा चुका कि सी जी एस टी अगर बाकी है आपके पास, तो आई जी एस टी में से उसकी क्रेडिट अपने वसूल कर सकते हैं। तो हमने वसूल किया, 34,000 बचा, अभी भी 34,000 मेरा रिसीवेबल में आएगा। तो अब मैं लिखूंगा कहाँ पे आईजीएसटी, जो आईजीएसटी है ना उसका रिफंड रिसीवेबल लिखेंगे, सारी एंट्री खत्म हो जाएगी। रिफंड रिसीवेबल ऑन आईजीएसटी अकाउंट, अपने लिखेंगे 34,000, कहाँ पे, असेट साइड। बस सिर्फ सिंपल ये एक का एंट्री आएगी, बाकी सारी एंट्रीज खत्म। कोई भी इसमें से दूसरी एंट्री आपको नहीं करनी है, सबकी सब एंट्री इसके अंदर खत्म, देखो, राइट। यानी मतलब आपको ये आउटपुट सीजीएसटी नहीं लिखना है, ये आउटपुट एसजीएसटी नहीं लिखना है, ये आउटपुट आईजीएसटी नहीं लिखना है, यहाँ सामने इनपुट वाला भी कुछ भी नहीं लिखना है। सिंपल आपको ये लिख के रिफंड रिसीवेबल ऑन आईजीएसटी अकाउंट में 34,000 आपको असेट साइड पे लिख देने के, दैट्स इट। यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन यहीं पे, यानी मतलब ये वाला साइड जो है वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो बाकी तो सिंपल है। परचेज अकाउंट अपने ट्रेडिंग में लिखेंगे, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में लिखेंगे, डेबिट है सब। कैरेज आउटवर्ड पीएनएल डेबिट, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस, सैलरी पीएनएल अकाउंट में डेबिट, फर्नीचर असेट साइड पे आएगा, कंप्यूटर असेट साइड पे आएगा, रेंट पीएनएल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, ये तीनों तुम्हारे पीएनएल में आएंगे। उसके बाद में कैश एंड बैंक एसेट साइड पे, इंश्योरेंस प्रीमियम पीएनएल डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट कैपिटल में से माइनस करेंगे। स्टॉक ओपनिंग है इसलिए अपने कहाँ लिखेंगे, जो स्टॉक स्टॉक ओपनिंग है तो स्टॉक को अपने लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। ये डेटर्स के अकाउंट दिए तो डेटर्स को अपने तीनों को प्लस करके डायरेक्टली एसेट साइड पे लिख देंगे। फिर इसी तरह से लायबिलिटी साइड पे आप देखो, यानी क्रेडिट साइड पे कैपिटल आएगा, लायबिलिटी साइड के ऊपर सेल्स आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस करेंगे, एंट्री एंट्री तो अपने नलीफाई कर दी। यानी एंट्री एंट्री को मैंने आपने आपको जैसे बताया वैसे खाली 34,000 आपको लिखना है, वो भी एसेट साइड के ऊपर। फिर मंगल ट्रेडिंग कंपनी और श्रेय इलेक्ट्रॉनिक्स से जो लिखा है वो दोनों अपने क्या करेंगे, उसको अपने क्रेडिटर्स में यानी लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे। अब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2,20,000, लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू 2 लाख है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप 2 लाख लिखोगे। और उसके बाद में दूसरा एसेट साइड पे अपने 2 लाख लिखेंगे। ये सब आउटस्टैंडिंग है, सब की सब लायबिलिटीज है। सैलरी में प्लस, रेंट में प्लस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में प्लस और टेलीफोन एक्सपेंस में प्लस।
और लास्ट में उसको लायबिलिटी साइड पे अपने दूसरी एंट्री कर देंगे। डेप्रिसिएशन सिंपल से अपने को फाइंड आउट करना है, असेट में से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम 30 ईयर का हमने 30/9 तक का पे किया है, इसका मतलब 6 मंथ्स का एडवांस पे कर दिया है। तो अपने सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे, 30,000 इंटू 6/12, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा 15,000। 15,000 का इंश्योरेंस तुम्हारा प्रीपेड है। अगर प्रीपेड है तो इसकी एंट्री आएगी, एक तो असेट साइड पे क्या लिखेंगे अपने, इंश्योरेंस प्रीपेड, और दूसरी एंट्री अपने पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट डिडक्ट फ्रॉम इंश्योरेंस एक्सपेंस। ओके। और इसके बाद में एक कस्टमर प्रूव्ड बैड और उसके पास से 1 भी रुपया रिसीव नहीं होगा ऐसा लिखा है। तो ये जो कस्टमर का पैसा नहीं रिसीव होगा रेवा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पहले चेक करें रेवा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास 12,000 रुपये। तो अपने डेटर्स में से 12,000 माइनस करेंगे और बैड डेट लिखेंगे। सॉल्यूशन इसका भेजूंगा मैं पूरा, ये पूरे क्वेश्चन का। ओके। तो यहाँ पे देखो ये थर्ड यूनिट तुम्हारा एकदम सिंपल सा कंप्लीट हुआ। इसमें जीएसटी की एंट्री और ये फाइनल अकाउंट का सम दोनों एक दूसरे को ऑप्शन में शायद आ सकते हैं, पर मैं मानता हूँ कि जीएसटी वाली एंट्री ज़्यादा इजी है, तो आप उसी को अटैम्प्ट करें।